आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। हुंकार अब शुरू होने को है। सेना में अग्निपथ योजना को लागू करने के खिलाफ आज एक बार फिर से सड़कों पर संग्राम छिड़ गया है। अग्निपथ योजना के विरोध में बुलाए गए भारत बंद के दौरान नाराज लोगों ने सड़कों पर उतरकर अग्निपथ का विरोध किया है। कांग्रेस ने भी देश के अलग अलग शहरों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। लेट एंट्री हुई लेकिन कर ही दी। अच्छी बात यह रही कि आज के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्तियों को जलाया नहीं गया, शुक्र है। ट्रेन को आग के हवाले नहीं किया गया, शुक्र है। लेकिन बावजूद इसके देश भर में 500 से ज्यादा ट्रेनों के चलने पर जरूर असर पड़ा है, यानी यात्रियों की दिक्कत जस की तस बनी रही। नाराज युवाओं और विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद सेना ने नई योजना के तहत भर्ती के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है और वो भर्ती कैसे होगी, नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है। वो सब कुछ इन पन्नों में दर्ज है। थल सेना की तरफ से आज जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें बताया गया है कि कैसे और किस तरह भर्ती की जाएगी। अग्निपथ की योजना के तहत फायदों के बारे में भी बाकायदा इसमें बताया गया है, गिनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने से बवाल थम जाएगा? क्या आने वाले अग्निपथ को लेकर सरकार युवाओं को समझाने में काफी हद तक कामयाब हो गई है, या आने वाले दिनों में सेना की भर्ती को लेकर संग्राम और बढ़ जाएगा? सवाल यह भी है कि जब बीजेपी के अपने ही अग्निपथ योजना को लेकर तैयार नहीं दिख रहे हैं, यानी कैप्टन अमरिंदर से लेकर नीतीश कुमार तक नाराज है, तो सरकार विपक्ष को कैसे मनाएगी, युवाओं को कैसे समझाएगी? हुंकार उन बयान वीरों के बयान पर भी भरेंगे जो इस योजना के नाम पर हैरान कर देने वाले आज बयान दे रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले एक बयान आपने सुना भी है। मैं सारे मेहमानों से आपका परिचय करवा देना चाहती हूं। जनरल ए के सिवात साहब यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जनरल विशंबर दयाल यहां पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल अशोक किनी साहब राष्ट्रपति कलाम के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन के कंट्रोलर रह चुके हैं, रक्षा राज्य मंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जफर इस्लाम साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी स्वागत है मैम। माधव आनंद जी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में मैम आपसे करना चाहूंगी, विंग कमांडर जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। आप लोग आए तो सही लेकिन देरी से आए। आज राष्ट्रपति से मुलाकात तो थी लेकिन राहुल गांधी के ईडी को लेकर थी, और बीच में आपने ये वाला मामला भी लगे हाथ जो है वहां सामने रख ही दिया जाए। तो विपक्ष जब इतनी देरी करेगा तो फिर सरकार को कैसे हिलाया जाएगा? देखिए, इसमें अग्निपथ जो स्कीम है ये विपक्ष के लिए नहीं है और ना विपक्ष की में आई है। ये जो है मेरी हो रही है, एको हो रही है और मैम की आवाज कट भी रही है। इसे प्लीज ठीक कर दिया जाए। विंग कमांडर आचार्य, विद योर रिस्पेक्ट, विद योर परमिशन, मैं बाकी मेहमानों से बात कर लेती हूँ। आपकी ये जो परेशानी है उसको हल करती हूँ तब तक, और मैं दोबारा आपका रुख करती हूँ। एब्सोल्युटली। जफर इस्लाम साहब, अब सवाल आपसे ये है कि आप अपने ही साथी जेडीयू को नहीं मना पा रहे हैं, अपने ही नए नवेले साथी कैप्टन अमरिंदर को नहीं मना पा रहे हैं, तो फिर बाकी अग्निवीरों को कैसे मनाएंगे? देखिए, ये कोई इसमें सियासत का कोई भी स्कोप नहीं है। रुबिका जी, लोग सियासत करना चाह रहे हैं और यहाँ पर सियासत के लिए कोई भी जगह नहीं है। अब रुबिका जी, हमारे अपनी आवाज मुझे वापस आ रही है, थोड़ा टॉक बैक हो रहा है, जरा देख लीजिए इसको। एको साउंड भैया, मुझे पता है आपसे बड़ा एको को मोहब्बत है, लेकिन हमें एको वाला परेशानी को सॉल्व करना होगा। जी जफर इस्लाम साहब, कैरी ऑन, हम अभी ठीक करते हैं। जी हाँ, तो मैं इसको ज़रा हटा के बात कर रहा हूँ। ज़रा मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि देखिए, देश में हर देश को, आप यहाँ पर बैठे हैं, आर्म फोर्सेस के लोग बैठे हैं जो जिन्होंने सर्विस अपने इस देश को दी है, अपने मातृभूमि को दी है, और उनसे पूछिए आपको सबसे पता चलेगा कि ये जो स्कीम है ऐसा नहीं कि दुनिया के और देशों में नहीं हुआ है, और ये ज़रूरी है इस चीज़ को करने के लिए। अब इसमें कुछ सियासी पार्टियाँ जो है उसमें चाहती हैं कि इसको अगर कहीं ना कहीं कुछ यूथ हमारे मसलीट करने में कामयाब हो गए तो उनको कहीं ना कहीं और तुल देने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि जो हमारे अलायंस पार्टनर, जैसे आप जेडीयू का कहा, जेडीयू बिल्कुल हमारे साथ रहेगा और हमारी उनसे बातचीत भी हो रही है, लेकिन
मुझे पूरा यकीन है ये स्कीम देश के हित में है, देश के जवानों के हित में है, देश के आर्म फोर्सेस के हित में है और इससे सिर्फ देश का ही फायदा होगा। और इसमें अगर आप देखिए, अगर बहुत सारी चीज़ें जो है आपके यहाँ पर लोग बैठे हैं, आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड लोग बैठे हैं, उनसे पूछिएगा कि अगर जो एज है, अगर एजिंग फोर्सेस हमारी हो तो जाहिर है वो खुद चाहेंगे कि नहीं हमारे में थोड़ा यूथ भी जुड़े। अभी जो अग्निवीर ले रहे हैं हम उसमें कितने 3% अब जो टोटल जो हमारे सैनिक है उसके 3% लोग ले रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं। वो आगे आगे धीरे धीरे करके बढ़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, एडवांटेज होगा। कान से ईयरपीस निकाल दिया है तो मैं आपको जब रोकूंगी मेरे ख्याल से रुक नहीं पाएंगे। अच्छा, इनफैक्ट आप सुन पा रहे हैं, ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं उसका जवाब विंग कमांडर आचार्य देना चाह रही है और उसके बाद में बाकी मेहमानों से, जो जैसा आप माधव जी का जिक्र कर चुके हैं और यहाँ पर जनरल सिवाज भी मौजूद है, जनरल दयाल भी मौजूद हैं, वो क्या आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब सीधा विंग कमांडर अनुमा आचार्य का मैं रुख करूंगी। 30 सेकेंड्स टू यू मैम एंड 30 सेकेंड्स टू एवरीबडी, ताकि वो ओपनिंग रिमार्क अपना फटाफट से दे दे। पहले आप मैम। 30 सेकंड में तो मैं ये कह सकती हूँ रूबिका जी कि ये राजनीतिक स्कीम है, ये मिलिट्री डिसीजन नहीं है। हमारी सेनाएं आज तक जो भी ड्राफ्ट बनाती हैं वो पूरी तरह 100% टेस्टेड होता है, टाइम टेस्टेड होता है और इसमें बार बार पैबंद लग रहे हैं। तो ये सेना को आगे करके सरकार की राजनीतिक स्कीम है और किसी को भी इसके ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए और ये स्कीम वापस जरूर जाएगी, क्योंकि ये हमारे सेना के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा कभी भी हमारे यहाँ कोई स्कीम नहीं हुई। हम दर्जनों, मेरा यहाँ होना भी एक प्रयोग था, तो उस हिसाब से लेकिन आप ये कह रही है स्कीम है जिसमें सिर्फ राजनीति है। ये सिर्फ राजनीतिक स्कीम है और कुछ भी नहीं है। जनरल सिवाज, आप क्या कहेंगे? 30 सेकंड्स टू यू। देखो, मैं ये कहूँगा रूबिका कि ये स्कीम आने के वजह दो हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो कारगिल समिति थी उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि एज प्रोफाइल जवानों की ज़्यादा है, उसको कम किया जाए। तो अब आने वाले 10 साल में ये 32-33 से जो एवरेज एज है वो 26-27 आ जाएगी। दूसरा था कि कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं था, सारा पैसा पेंशन और पे में निकल जाता था, जो कि रेवेन्यू बजट है और कैपिटल के लिए नहीं बता, इसलिए मॉडर्नाइजेशन के लिए भी ये स्कीम आई। तो ओवरऑल ये स्कीम बहुत अच्छी है। स्कीम बहुत अच्छी है। जनरल दयाल, आप ये कह रहे हैं कि स्कीम कितनी भी अच्छी है लेकिन पैसा कहीं और से निकाला जा सकता था, ये तरीका ठीक नहीं था, इतना मुझे ध्यान है। जनरल दयाल, देखिए, मुद्दा सियासत का नहीं, मुद्दा देश की सुरक्षा का है और जब मुद्दा देश की सुरक्षा का हो तो उसे सुरक्षा पर ही तोलना चाहिए। और मेरा किसी से भी ये विचार नहीं मिलता है, क्योंकि मैं एक पूर्ण धारणा से कह सकता हूं कि कोई भी ऐसी एडॉक स्कीम, भारतीय सेना बिल्कुल यंग थी, भारतीय सेना को कोई एज का कोई फैक्टर नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था, सुब्रमण्यम कमेटी थी, उसने किसी किस्म एज का जिक्र नहीं किया था। वैसे ही भारतीय सेना यंग है, 24, अगर क्रिकेट टीम 29-30 साल एवरेज है तो सेना की एज तो उससे भी कम है भाई। ये बिल्कुल गलत है। सेना की एज कम करने की हमें जरूरत नहीं है। जनरल दयाल, और टेक्नोलॉजी के लिए पैसे के और बहुत तरीके हैं। ओके, 30 सेकंड्स टू यू। डॉक्टर कलाम ने कारगिल में जाने के बाद वहां कहा था, अगर भारत के अंदर अगर शांति चाहिए तो भारत के रक्षा और सुरक्षा के जो फोर्सेस है उनको स्ट्रांग करना जरूरी है। हमें लगता है अगर भारत में शांति चाहिए, प्रगति चाहिए, भारत की फौज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और फौज को स्ट्रांग करने के लिए भारत की जो फोर्सेस के अधिकारी ने एक पॉलिसी के हिसाब से यूथफुल फिगर लाने के लिए कुछ काम किया, तो उसको ऑपोजिशन क्यों करें, हम आगे आए और उसको सपोर्ट करें। माधव आनंद जी, आपकी पार्टी तो शायद अपोज कर रही है, आप ही के साथी ये लेकर आए हैं पूरा नई योजना, और आप ही के राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा भी हो रही है, सबसे ज्यादा ट्रेनें आप ही के राज्य में जलाई गई है। रूबिका जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने बहुत क्लियर कर दिया है, अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप ये स्कीम लेके आए, आज वही युवा सड़क पे हैं। युवा के जो अपने प्रिहेंशन है, कंसर्न है, उस कंसर्न को दूर करने की आवश्यकता है। और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया कि इस पे अविलंब पुनर्विचार कीजिए, देश जल रहा है। और जहां तक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बात है, कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। हम लोगों ने सारे युवाओं से जो है तो अपील की कि आप नहीं, पर माधव आनंद जी, सवाल तो मेरा आपसे भी है, आप लोग काहे चुप्पी साधे बैठे रहे? आग जल रही है, तादाद में स्टूडेंट्स बाहर निकले हुए हैं और पुलिस वहां खड़ी थी ऐसे जैसे उनके हाथ बंधे हुए हैं।
भाई जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसको खाली मूक दर्शक बनकर आप देख थोड़ी सकते हैं। पक्का आप लोगों की तरफ से कोई तो ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा, क्यों नहीं डील किया गया इन लोगों की को जिस तरीके से डील किया जाना चाहिए था? देखिए रूबिका जी, जहां तक जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। अब ये घटना किसी सिर्फ बिहार में घटित नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश में क्या किस के हालात हैं आप राजस्थान में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, तो बीजेपी शासित प्रदेश भी है, वहां भी इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं घटित हुई है, कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता। बिहार जैसी स्थिति कहीं नहीं है। एक बोगी की कीमत 12 करोड़ रुपए होती है सर, एक बोगी की कीमत, और वहां पर खिलौने जैसे जलाए जा रहे हैं, वैसे ट्रेन की बोगियां जलाई गई है। रूबिका जी, गुड गवर्नेंस के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं और किसी से सर्टिफिकेट के लिए जरूरत नहीं है हम लोगों को। जहां तक इंजन की 20 करोड़, हाँ माफी चाहती हूँ रूबिका जी, मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है धरना प्रदर्शन अपने बातों को रखने का, लेकिन शांतिपूर्वक। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो प्रदेश की संपत्ति हो या केंद्र सरकार की संपत्ति हो, कतई उचित नहीं है। और अगेन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करता हूं, सारे स्टेक होल्डर से आग्रह करता हूं कि हिंसात्मक प्रदर्शन न हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। जहां तक आपने बिहार की बात कही, हर जगह इस तरह की घटनाएं घटित हुई है, कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम। और जहां तक जो है आपने सरकार के पे आपने क्वेश्चन मार्क उठाया, हम लोग की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, और मैं कहता हूं केंद्र सरकार ने ये स्कीम लाया, क्या केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था? केंद्र सरकार को जैसे नहीं बताना चाहिए था कि ये स्कीम हम लोग लाने का काम कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती है, तो क्या केंद्र सरकार के इंटेलिजेंस एजेंसी सोए हुए थे क्या? उनको बताना चाहिए था। केंद्र सरकार ने किससे सहमति ले ली? आज वही युवा सड़क पे हैं, जिस युवाओं की भागीदारी की आप बात कर रहे हैं, आज वही युवा सड़क पे हैं, आदेश जल रहा है। आप कह रहे थे कि कौन से धर्म का पालन कर रहे थे आप? गठबंधन धर्म का। तो वो जो धर्म का आप पालन कर रहे थे, उसको मैं इन 3 लाइनों में एक्सपोज कर गई हूं कि आप कितना पालन कर रहे थे। लेकिन जो बातें आपने कही है, जफर इस्लाम को इसका जवाब देना होगा। अब जो अगला कुछ वक्त आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं, वो 2 लोग आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद होंगे जो ये सोचते हैं कि अग्निपथ बेहतर है, और वो जो सोचते हैं कि अग्निपथ इस वक्त देश के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन पहले माधव आनंद जी ने जो सवाल उठाया, जफर इस्लाम साहब जल्दी से उसका जवाब दे दीजिए। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? और अगर आप इतनी बड़ी योजना लेकर आ रहे थे, ये जो है वो कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं बोल रही हैं, ये आप ही के साथी जेडीयू के प्रवक्ता माधव आनंद कह रहे हैं कि आप अचानक एक स्कीम लॉन्च कर देते हैं, उनको भनक तक नहीं होती है, तो वो कैसे तैयारी करते? जफर साहब देखिए, जब कोalition धर्म का पालन करने की बात जब की है जेडीयू हमारे घटक दल के प्रवक्ता ने, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये धर्म जो है, आपने ऐसा धर्म निभाया है जो ऐसा लगता है कि आग में घी देने का काम किया है, उससे ज़्यादा नहीं। कि अगर आपके पार्टी के प्रेसिडेंट अगर इसको सार्वजनिक तौर से इस बात का कहते हैं, तो उससे यही होता है कि अपोजिशन के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन अपोजिशन का काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं इस पर, हमारे सीनियर लीडर इस पर टिप्पणी ज़्यादा करेंगे, मैं गठबंधन के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये स्कीम जो है, स्कीम के फ़ायदे आपको भी ढूंढने चाहिए, देखने चाहिए, जो बिल्कुल साफ है। अगर हमारा कमांडिंग ऑफिसर 45 साल का है, जब बाकी दूसरे कंट्री में देखिए कमांडिंग ऑफिसर की एज क्या होती है, यहाँ पे भी आर्मी ऑफिसर्स बैठे हैं जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, किसी दूसरे देश के देखिए कमांडिंग ऑफिसर की एज जो है 26, 27, 28, 29 साल होती है, यहाँ पर 45 साल है। कहीं ना कहीं उसको ज़रूरत है, उस चीज़ को इग्नोर करने के बजाय देश हित में उसको ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि अगर हमारे आर्मी की जो एज है वो एवरेज एज अगर ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत सरकार की है। पेंशन के बाद छोड़िए, पेंशन में और रेवेन्यू कॉस्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं कि नहीं, वो अलग बात है, वो सरकार कहीं से भी कर सकती है। लेकिन मेन जो लड़ाई करने वाली हमारी जो फोर्सेस है, उसकी जो एज लिमिट होती है बाकी देशों में और हमारे यहाँ दोनों में बहुत अंतर है। आप पड़ोसी देशों में जरा देख लीजिए उनका क्या है, और आप अपने यहाँ खुद देख लीजिए उनका क्या है। तो ऐसे अच्छा सुनिए, एक और चीज बताते हैं। एक और चीज, अभी नहीं सर, इसलिए नहीं, क्योंकि आपने अपनी बात रख ली है,
आपको मैं दूसरा मौका दूंगी, लेकिन विशंबर दयाल जी, माधव आनंद जी बस एक सेकंड रुक जाइए। आप दोनों की तू में राजनीतिक लड़ाई में अग्निपथ और अग्निवीर वाला जो मामला है वो पीछे रह जाएगा और मैं उसको बैक सीट पर नहीं ले जाना चाह रही हूँ। मैं आपको दूसरा मौका दूंगी माधव आनंद जी, लेकिन जनरल दयाल अभी ये बात कह रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उम्र कम करनी चाहिए। जफर इस्लाम साहब आप कह रहे हैं उम्र करनी चाहिए, यही बात जनरल सिवाज भी कह रहे हैं। तो मैं अब जनरल सिवाज को स्क्रीन पर रखूंगी और जनरल दयाल को स्क्रीन पर रखूंगी। जरा उम्र पर चर्चा हो जानी चाहिए। शुरुआत जनरल दयाल आपसे करूंगी। देखिए, जब कोई चीज नहीं मिली तो उसको उम्र पे ठोक दिया, वरना बेसिकली ये उम्र की बात चलती है सेना से, सेना के कमांडिंग ऑफिसर्स से। देखिए, मैंने और सिवाज साहब ने कमांडिंग ऑफिसर्स रहे हैं। जब हम कमांडिंग ऑफिसर होते हैं तो हम वो टेस्ट पास करते हैं जो फिटेस्ट ऑफ द फिट नहीं पार करता। वो हमारे टेस्ट हैं, वो टेस्ट कोई नहीं फेल करता। और सारे जवानों के सामने कमांडिंग ऑफिसर भी करता है। और ये जवानों की एज कम कर रहे हो आप। देखिए, एक सेक्शन के, एक प्लाटून के अंदर जो मेन फोर्स है वो जवान है, 20-22 जवान है। 20-22 जवान 15 साल के उनका एज का वो है। उनकी तो ऑलरेडी एज 26-27 है। उनकी एज उससे और क्या कम करोगे आप ये नहीं समझते हो। देखिए, लोग कहते हैं, ये एज तो एक मुद्दा बना दिया। लोग कहते हैं भगवान है, किसी ने देखा नहीं है। इसी तरह फौज की जो जीतने की ताकत है, वो फौज की रेजिमेंटेशन है, वो फौज की जो स्पिरिट है, वो आज तक किसी ने नहीं देखी, ना किसी ने उसका रूप कोई बता सकता। और वो जो जिसको रेजिमेंटेशन, जिसको हम कहते हैं जोश, लगन, ये सब एक कॉमरेडरी जिसको है, इसके लिए वक्त लगता है बिल्ड करने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके उस प्लाटून में 60 नहीं 80% लोग 4 साल से नौकरी के कम हो, जिन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग कर रखी हो, जो हाफ बेक ट्रेनिंग है। और इनको ये नहीं पता मैग्नाइज्ड ट्रूप्स, देखिए आपको पूरी बात देनी पड़ेगी। 6 महीने की ट्रेनिंग तो सिर्फ एक हम बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, भागना दौड़ना ड्रिल, और ये असली ट्रेनिंग है हमारी ट्रेड ट्रेनिंग, जो कि हम 1.5 साल की करते हैं। आप ये कह रहे हैं नाम, नमक और निशान जिसके लिए एक फौजी जीता है, वो 6 महीने में आप उसके अंदर 6 महीने में 4 महीने में वक्त लगता है साहब, उसको मर मिटने के लिए वक्त लगता है। और एज आज भी 26 है, झूठ बोलते हैं लोग। जितने भी मुखियाओं से इस वक्त सेना के उन तमाम बड़े लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है ये जज्बा कोई टाइम लिमिट के उसमें बंधन में नहीं बंधा है, या तो ये होता है या फिर नहीं होता है। जनरल सिवाज, अब आप अपनी बात रखिए। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है। ये समझना चाहिए कि इसके अंदर कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ये सोचना कि भाई देखो, मैं ये समझता हूँ जो कारगिल कमेटी के बाद 2 बातें आई थी। एक तो कहीं ना कहीं कमांडिंग ऑफिसर की एज के बारे में आया था, और एक आया था कि एवरेज एज जवानों की। जो कमांडिंग ऑफिसर की एज वो घटा दी है कि हमारे टाइम में, जब हम 99 में, मैं भी कारगिल के टाइम कमांड कर रहा था, मुझे कमांड मिली थी 19 साल में, अब कमांड मिली 14-15 साल में, तो वो कम होगी, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी ठीक चल रहा है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात, जवानों की जो एज है अगर कम होती है, ये अच्छी बात है। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि जो बाकी ट्रेनिंग कम हो, वो जरूरी है, ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी। मैं ये कह रहा हूं आपके माध्यम से कि 4-5 चीजें हैं गवर्नमेंट को गौर करनी पड़ेगी अगर इस पॉलिसी को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करनी है, जिसके शक और सवाल हैं। कुछ गवर्नमेंट ने उनको ठीक कर लिया, कुछ और। जो पहली बात तो यह है कि लैटरल इंडक्शन की बात जब हम कर रहे हैं सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में, इसका फॉर्मलाइज गजट नोटिफिकेशन करें जिसमें कोई शक और सवाल ना हो। सीएपीएफ में कितनी, एसएसबी में कितनी, बीएसएफ में कितनी, आईटीबीपी में की, क्योंकि बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट मेरा यह है, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने अभी उम्र बढ़ा दी है पहले साल के लिए, 17.5 से 21 से 23 कर दी है, क्योंकि 2 साल भर्ती नहीं हुई। आप कॉरेस्पॉन्डिंगली वैकेंसी भी तो बढ़ाए ना, तो 1 साल के लिए 2 साल भर्ती नहीं हुई, 46,000 की बजाय 60,000 करें, नहीं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। और तीसरा मेरा पॉइंट यह है, जो बात हो रही थी नाम, नमक, निशान, वो है कि कुछ एक इन्फेंट्री यूनिट्स हैं, जो रेजिमेंट्स हैं, जो कि एक कास्ट, क्लास और एरिया पर निर्भर है। उन जैसे सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जैक राइफल, इनकी हिस्ट्री है, इनके इतिहास है, इनको आप टेम्पर ना करें, इनको आप ऑल इंडिया और आप ये कह रहे हैं सर कि ये योजना ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ इंप्लीमेंटेशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उसको पूरा करना है। ये योजना ही, देखिए ये योजना ही ठीक नहीं है। आप लोग गलत मुद्दों की बात कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आज से 8 साल बाद एक यूनिट का बटालियन कमांडर होगा जिसके पास उसके जवान 360 जवान में से
300 जवान वो होंगे जिनको 3 साल नौकरी है। ये कैसी बातें करते हो आप लोग भाई? लड़ाई में एक ये देखिए, लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती, लड़ाई लड़ी जाती है, ये मेरे दोनों भाई हैं, लड़ाई लड़ी जाती है एसओपीज से, ड्रिल से। हमारी एसओपीज ऐसी होती है जो ब्लाइंड फोल्डेड करता है जवान। आप समझते नहीं हो, जब रात को ब्रिज ले करता है एक इंजीनियर का जवान, और ऐसी जगह जब सामने से फायर आ रहा हो तो ड्रिल के हिसाब से करता है। इस ड्रिल को कहां सिखाओगे? अरे भाई यहाँ सेना पहाड़ों में लड़ती है, सेना जंगल में लड़ती है, सेना आपकी रेगिस्तान में लड़ती है। आप इस मुद्दे में मत घुसिए, आप इस देश को सर आप ये मानते हैं कर्नल किनी, आप ये मानते हैं कैसे संभाल पाएंगे एसओपीज के लिए जो ड्रिल होती है, जो एसओपीज ड्रिल्स सालों लगते हैं, इसको कैसे करेंगे? सालों लगते हैं सीखने में। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू सीनियर्स, मैं एक पॉइंट सबमिट करना चाहता हूं। कारगिल के दौरान, कारगिल का युद्ध था या वो सेमी युद्ध था, उसमें ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 6 महीने वर्दी पहना हुआ, परमवीर चक्र लेके 26 जनवरी परेड में चलता आया, दिखाया। रेजिमेंटल स्पिरिट जरूर है, लेकिन एक जज्बा आर्मी मांग रहा है, यूथफुल एक प्रोफाइल मांग रहा है। वो प्रोफाइल के लिए तीनों सर्विसेज का जो रिप्रेजेंटेटिव परसों आज बैठ के उन्होंने इतना साफ कर दिया, फिर भी हम डाउट कर रहे हैं। मुझे शर्म आ रहा है, मुझे शर्म आ रहा है कि एक ट्रांजिएंट लीडरशिप है हमारी, उसको बीच में मत लाइए भाई। हम सब रिस्पेक्ट करते हैं उस लीडरशिप की, ये उस लीडरशिप का फैसला नहीं है। ये फौज अपने फैसले नहीं करती। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाके देखिए प्लीज, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोसीजर समझिए। इस देश के बिजनेस रूल्स के हिसाब से जो डिफेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी इज दयाल, मैं कैसे मान लूं? आप क्या कह रहे हैं कि ये तीनों यूनिफॉर्म में बैठे मुखिया ये सरकार के आगे झुक गए होंगे? भाई ये हमारे भी चीफ है, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे भी चीफ है, प्लीज इनको बीच में मत लाइए डिबेट में। नहीं, कोई भी नहीं ला रहा है, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि वो आंख बंद करके पट्टी लगा के चूंकि नौकरी कर रहे हैं, हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर कल मुझे ऑर्डर दिया जाए तो मैं भी फॉलो करूंगा। अगर मेरा चीफ कल मुझे बोले, मैं भी चला जाऊंगा लड़ाई में। हम सैनिक लोग हैं भाई, हम लोग डिसिप्लिन लोग हैं। योगेंद्र यादव आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे थे 19 साल की उम्र में वो नौकरी करने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन परमवीर चक्र उन्होंने जीता, ये मत भूलिए। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो आदमी मौजूद था, जो हमें लीड करने के लिए, उसका जो एक्सपीरियंस था वो 10 साल का था। तो मुझे आगे पहुंचाने के लिए इंपॉर्टेंट था वो शख्स जिसने 10 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है। पूना ऑर्स में 6 महीने की नौकरी करने वाला क्षेत्रपाल भी परमवीर चक्र है, और उसका कमांडिंग ऑफिसर जिसकी गुड 20 ईयर्स सर्विस थी कर्नल तारापुर, वो भी परमवीर चक्र है। भाई यूनिट के कॉम्बिनेशन को, उसको आप लोग पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस के हवाले मत कीजिए। नहीं, कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे पॉलिटिशियन नहीं है ना, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ। रुबीना, कहना इसे प्लीज जनरल से बात। ये सच्चाई है कि एक कमांडर यूनिट के अंदर, रेजिमेंट के अंदर, पलटन के अंदर एक यूथ और एक्सपीरियंस का दोनों का मिलाप होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जज्बा, एक इथो। देखो आपको सच्चाई ये है, जब एक पलटन के अंदर एक जवान आता है और एक यंग अफसर आता है, जब वो क्वार्टर गार्ड में जाता है, जो अपनी हिस्ट्री पढ़ता है, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नाम नमक निशान। मैं कहता हूं, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं कि एक्सपीरियंस और यूथ, उसका कॉम्बिनेशन बहुत आपकी बात, ये बात समझ एक चीज बताना चाहता हूं सर, प्लीज मुझे अलाउ मी सम टाइम सर, इसलिए क्योंकि विंग कमांडर आचार्य अपने वक्त का इंतजार कर रही हैं। विंग कमांडर, आप ये कह रहे हैं राजनीतिक है, अगर राजनीतिक है तो तीनों वर्दी पहने अलग अलग सेनाओं के मुखिया इतने कन्विक्शन के साथ आकर देश को कैसे समझा रहे हैं? ये वो तस्वीरें हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रही थी, योगेंद्र जी का, जो दिन में हमारे साथ थे, जनरल दयाल साहब। रुबिका जी, मैं बोल विंग कमांडर आचार्य जी। मैम जी, रुबिका जी, ऐसा है कि इसी बीजेपी की सरकार ने बहुत पहली बार देश के इतिहास में एक सिटिंग नौसेना के जनरल को सैक किया था, विष्णु भागवत सर को। और इसी सरकार ने सीनियरिटी का जो हमारा हमेशा एक रवैया रहता है, उसमें जनरल जे सिंह हो जाए, चाहे वो कमोडोर रियर एडमिरल निर्मल वर्मा हो जाए या एयर मार्शल सुरेश हो जाए, इन सबको सीनियरिटी की जगह से हटा दिया। तो जब लोगों को पता है, हमारे जनरल्स को ये पता है कि जैसे ही उन्होंने बात नहीं मानी तो हटा दिया जाएगा, तो क्या करेंगे वो? आपको यही बता रही हूं कि ये राजनीतिक स्कीम है। अगर मेरे लोगों ने बनाई होती, जिनने हमारे खून में सेना भरी है,
वो लोग ऐसी गलतियां कर ही नहीं सकते थे। यहाँ तक कि जो दूसरे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जनरल सिवाज, वो तक ये मान रहे हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और इसमें फायदा किसका है? सेना का है क्या? बिल्कुल नहीं है। दो ही बात कर रहे हैं आप लोग। एक तो कह रहे हैं एज कम होगी, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इससे सेना का पेंशन बिल कम होगा। अब मुझे बताइए, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस की बात कौन करेगा? हमारी युद्ध क्षमता की बात कौन करेगा? इस तरह हमारी सेना को, जो हमारी मां जैसी है, उसके साथ छेड़ कर रहे हैं आप लोग, उसकी नींव हिला रहे हैं आप लोग, उसका फैब्रिक खराब कर रहे हैं आप लोग। शर्मिंदगी की बात है, बहुत शर्म की बात है। और इसमें उस युवा का भी कोई फायदा नहीं है जो बेचारा बाहर निकलेगा तो उसको एक 12वीं की डिग्री इनकी दी हुई होगी, 12वीं का सर्टिफिकेट, वो एक्चुअली 12वीं में नहीं होगा, उसके साथ वाले तब तक निकल गए होंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन के निकल गए होंगे। जफर साहब, तो बात समझ के ये बात देखिए। आप सुन चुके होंगे विंग कमांडर आचार्य क्या कह रहे हैं। देखिए, पहली बात, तीनों चीजों पर जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। देखिए, मैंने सुना, लेकिन सबसे पहली बात तो इनको पता होना चाहिए कि ये कोई सरकार ने या कोई पॉलिटिशियंस ने नहीं, बल्कि आर्मी के ऑफिसर्स ने ये सारे स्कीम को बनाया। झूठ है ये सब इनके जो सर्विंग ऑफिसर्स ने बनाया है और किसी और के बिना दखल अंदाजी के बनाया है। तो उन पे इस तरह के इन पे उंगलियां उठाना, जस्ट बिकॉज आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं इसलिए आप इस तरह की बातें कह रही हैं। हकीकत तो यह है कि जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनकी कमेटी ने उन लोगों ने ये बनाया है। सरकार ने कोई इनको आदेश नहीं दिया कि ऐसी स्कीम बनाए। सरकार ने उनसे बताया और एक नहीं अनेक ऑफिसर से चर्चा की गई है। 2 साल तक एक्सटेंसिव इस पे चर्चा हुई है। उसके बाद जो ऑफिसर्स हैं, जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने इसको बनाया है और उसके बाद ये स्कीम बन के आई है। उनके सारे एक्सपीरियंस, उनके सारे जो आज सर्व कर रहे हैं, उनको लगता है कैसा होना चाहिए। जो सब पहले सर्व कर चुके हैं वो उन्होंने अपने आर्मी में सर्विस दे चुकी है, लेकिन आज जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको ज्यादा बेहतर से जानकारी है कि क्या चीज की जरूरत है और उसी चीज को स्कीम में लागू किया गया है, लाया गया है। तो इस तरह की बात कहना गलत है कि आप नहीं किसी सर्विंग ऑफिसर्स के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आर्मी चीफ हो, नेवल चीफ हो या एयर मार्शल हो, जो एयर चीफ हो, वो सब क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने सीट की वजह से जिस तरह की लालचन लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि इस तरह से होता है कि उनको सरकार के दबाव में रहते हैं। ये आप अपने ही ऑफिसर्स के बारे में गलत बयान, आप अपने जिस जगह आपने सर्व किया है वहां पर उन लोगों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मनोबल गिराने का काम आप मत कीजिए। देखिए, हमें शर्म आ रही है इस बात को सुनते हुए कि आप सर्व कर चुके हैं, फिर भी अपने सीनियर्स के, आप सीनियर ऑफिसर्स के बारे में उनका पूरे आर्मी का मनोबल गिराना चाहते हैं। इस तरह की बातें नहीं, इस तरह की बातें कहना जब नहीं, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। दोनों को बता देना चाहती नहीं, मैं आप दोनों को बता देना चाहती हूँ। इस वक्त आप अपनी अपनी पार्टी लाइन को ले रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, इस देश में अगर कोई सर्वोपरि है तो इस देश का रक्षक है, प्रहरी है। और इसीलिए हमें इस बात को समझना होगा कि अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर अभी क्या सही है देश के लिए, क्या गलत है, युवाओं के लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस पर चर्चा की जाए। और कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर आपको ये योजना गलत लग रही है तो उस पर बात ना रखे। लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि आपका ये कहना कि तीनों सिटिंग ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म वो इसीलिए आज इस पूरी योजना का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनको अपनी नौकरी जाने का खतरा है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस बात को नहीं सुनूंगी क्योंकि मुझे प्रमाण है भाई। अरे ये कैसा प्रमाण है? ये कौन सा प्रमाण है मुझे बताइए। आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो मुखिया हैं, वो इतने, अरे वो अपना जहन नहीं लगाएंगे, उन लोगों को लिया गया, वो देश के साथ खिलवाड़ कर देंगे। हमारे, हाँ सुनिए रूबिका जी, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि हमारे देश की सेना ने कभी भी विरोध नहीं किया है, हमारी पद्धति में ही नहीं है, हमारे प्रिंसिपल्स में ही नहीं है, हम कभी सरकार का विरोध नहीं करते हैं। तो इसका बेजा फायदा ना उठाया जाए, हमारे डिसिप्लिन का फायदा उठा के हमारी सेनाओं के डिसिप्लिन का इस तरह से फायदा मत उठाइए। नहीं तो फिर वो जो करगिल की बात आ रही है कि करगिल के दौरान और उसके बाद ये चीजें बहुत क्लियरली स्टेट कर दी गई थी कि हमें सेना की उम्र को घटाना है, वो जो एवरेज उम्र है उसको घटाना है।
आप कह रही हैं कि वो नहीं होना रूबिका चाहिए। जी तो आर्मी मैं- कमांड नहीं, आप सुनिए, क्या बात तो कर रहे हैं? लेफ्टिनेंट गलत जनरल बात की मत एज कर करिए। दीजिए, बिल्कुल होना मेजर जनरल की चाहिए। एज कर दीजिए बिल्कुल होना 32 चाहिए। साल। आप देखिए, बनाइए ना, एक मिनट। अरे ये अगर कौन एज बोल कम रहा है, करनी है, पता नहीं, एक आप मिनट, बता रहे एक हैं, मिनट, मुझे अगर समझ एज नहीं कम आ रहा है। करनी आपके है साथ ही तो बोल रहे हैं। कमांडिंग ऑफिसर्स की एज 28 साल कर दीजिए, कौन कर्नल से साथी बनाइए। बोल रहे हैं? मैं देखो नहीं वो जानती, कैसे पर जज्बे मेरा से लड़े। ये कहना है, और आप कमाल की बात करते हो, उल्टी सीधी बात। ओके, कर्नल की नहीं। मेरा सबमिशन है, ओके मैम, मैम एक सेकंड, आप एक सुन, सेकंड, आप मैम, सब एक आप सेकंड, सब कर्नल सुन की नहीं। लीजिए, सब सुन लीजिए। 4 साल की बात कर रहे हैं। मैं खुद शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 5 साल सर्विस के लिए ज्वाइन किया। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था मेरे को नौकरी मिलेगा नहीं मिला। मैं साउथ से था, कैसे बन गए नॉर्थ 5 इंडिया में आके आर्मी में ज्वाइन किया। 4 साल नागालैंड में, 1 साल श्रीलंका में, उसके बाद जम्मू में सर्विस किया। लेकिन वो 5 साल के अंदर एक सेवा भाव से हम बचपन से पढ़ के आए, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तर मंडले विष्णु तत्स्ति नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समझ। एक मौका मिलता है कि सेवा करने का भाव में और वर्दी पहनने का भाव में, और सर्विस किया। सर्विस करने के आधा साल पहले बताया गया कि आपको पता नहीं आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा या आप रिटायर्ड होंगे, या उस टाइम पे एक सर्विस के अंदर 5 साल और नौकरी करने का एक मौका भी था। लेकिन मैं इंतजार करता रहा कि क्या करूं, और नौकरी ढूंढने के लिए लग गया, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर की। ये नहीं कि किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। इस गवर्नमेंट ने तकरीबन 200 मिसाइल रेडार इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट प्राइवेट सेक्टर में दिया हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर में अभी बनाना शुरू हो जाएगा, हमारा देश प्रगति होगा। ये सारे जवान वहां जाके नौकरी कर सकते हैं। हम क्यों डर सकते हैं कि 4 साल वर्दी पहनने के बाद हम कमजोर हो जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे? क्यों वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते? क्यों आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते? क्यों ये न्यूज रीडर है, न्यूज एंकर बन नहीं सकते? हम सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन वो जो एक जज्बा और वो जो एक मोटिवेशन हमारे अंदर फौज डालता है, मेरे को पता है मेरे सीनियर ऑफिसर एग्री करेंगे, वो ही फौज का जो जज्बा आज भी हमें इधर लेके आया है। सर आप हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर छोड़ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ इसमें विंग कमांडर आचार्य अपनी बात रखें, और मैं चाहती हूँ जनरल दयाल आप भी अपनी बात रखें, और जनरल सिवाच आप भी बात रखें। ये क्या बात हुई कि 4 साल बाद अगर मान लीजिए उन 25 में आप नहीं हुए और उन 75 में आप हुए, तो उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे, आप गन ही उठाएंगे और वायलेंस की तरफ ही जाएंगे? ये मैं कैसे मान लूं, जबकि आपके अंदर पूर्णता डिसिप्लिन भरा जाएगा, वो जज्बा भरा जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं और दोबारा उस मसले पर लौट कर आएंगे। और बड़ी खबर यह है कि अग्निपथ वाले इस पूरे के पूरे विवाद में अब किसान संगठनों ने भी एंट्री मार ली है। संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि वो अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। राकेश टिकैत के मुताबिक किसान मोर्चा 24 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। तो यहां भी एंट्री राकेश टिकैत उनके संगठन ने मारी है। उनका यह कहना है कि अग्निपथ विवाद में अब संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के खिलाफ 24 जून को देश भर में प्रदर्शन करने वाला है। लेकिन जिस सवाल पर मैंने छोड़ा था उस सवाल से शुरुआत करने वाली हूं जनरल सिवाच आपसे। देखो मैं ये समझता हूँ रोमिया, इस जो ये स्कीम आई है इसके अंदर कुछ एक खामियां हैं, उनको आपको दूर करना है। नहीं सर, तो ये तो मैं समझ गई, लेकिन मैं बताता हूँ 3-4 एक मिनट सुन लो। सवाल ये था, मैं याद दिला रही हूँ आपको। सवाल ये था कि 4 साल बाद आपके पास कुछ भी हाथ में नहीं होगा, आप सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही बन पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा कर्नल किनी कह रहे हैं कि आप में जज्बा है, आपको जो चाहिए आप कर सकते हैं। ये क्यों सोच रहे हैं कि 4 साल बाद खत्म दुनिया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, देखो मैं इसका 2 उदाहरण दूंगा। मेरे को लगता है कि अगर आप ये सोचें 4 साल के बाद इसको बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड वगैरह जॉब देगा, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी जॉब रिक्वायरमेंट कंटेंट ज़्यादा है। मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड था 2.5 साल, और वहाँ पर जो लोग आते हैं वो 2 महीने आते हैं और 10 महीने वो सिविल में एम्प्लॉयड होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड। वो सारे के सारे गांव में जाके खेती करते हैं, उनको जॉब बड़ा मिलना मुश्किल है। मैं कहता हूँ आप इन्वायरमेंट में क्यों छोड़ रहे हैं? जब 4 साल के लिए वेल ट्रेन, वेल मोटिवेटेड, डिसिप्लिन सोल्जर है, उसको लेटरल ऑब्जेक्शन करें। आप उसको मौका क्यों दे रहे हैं? नहीं तो वो 4 साल सोचता रहेगा मेरा क्या होगा, मेरा जाने के बाद क्या होगा। आप उसको लेटर ऑब्जेक्शन, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आईएसएसएफ, ये कर रही है गवर्नमेंट, मैं कह रहा हूं ये कर रही है, इसको फॉर्मलाइज करें। दूसरा पॉइंट आप सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो मर जाता है, हाँ। एक अग्निवीर शहीद हो जाता है, क्या उसको वो ही चीजें मिलेंगी जो एक रेगुलर सोगुलर, जैसे स्पेशल फैमिली पेंशन और उसकी जो
डिसेबिलिटी पेंशन है वो बरकरार होनी चाहिए, गवर्नमेंट इस पे क्लियर आनी चाहिए। तीसरी पॉइंट ये है, मेरा ये पॉइंट है कि 3-4 साल के लिए इसको पायलट प्रोजेक्ट लेके चलो, अगर इसके अंदर खामियां कमियां हैं उसको करें पूरा, क्योंकि सच्चाई ये है अगर ये पॉलिसी आ गई तो इसको वाइपर तो बढ़ाओ। पहला जो आपका सवाल था, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जब आपने कहा कि इनको नौकरियां कॉर्पोरेट सेक्टर में मिलेगी नहीं, मुझे थोड़ा संशय है। मैं आनंद महिंद्रा का ट्वीट आपको दिखाती हूँ। आज सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ अग्निपथ को लेकर, जिस तरीके की हिंसा यहाँ पर हो रही है। जब ये स्कीम लास्ट ईयर इसके बारे में ज़रा चर्चा शुरू हुई थी, तब मैंने ये कहा था कि अनुशासन और कौशल अगर अग्निवीर इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में ये बहुत शानदार प्रोस्पेक्ट होंगे उन लोगों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में एंट्री लेने के लिए। तो लोगों ने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या एंट्री लेंगे, आप उनको सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे? एक साहब ने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अग्निवीर्स इन कॉर्पोरेट सेक्टर विल हैव लार्ज पोटेंशियल, लीडरशिप, टीम वर्क, फिजिकल ट्रेनिंग, इसके रहते मार्केट रेडी प्रोफेशनल सोल्यूशन होंगे वो इंडस्ट्री के लिए। पूरा स्पेक्ट्रम कवर करेंगे, फ्रॉम ऑपरेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। रूबिका, ये कहने की बातें हैं, ये नहीं होगा। अगर टीए के जो जवान है उनको क्यों नहीं जॉब दे रहे? फिर ये बात को मैं मानने को तैयार नहीं। उनको आप समुद्र में मत फेंकें, उसको आप लेटरली अब्जॉर्ब करें। और ये कांग्रेस, ये अपने जो बीजेपी की प्रवक्ता ने माना है, और क्यों नहीं आप ये सोचते हो उसको जॉब मिलेगी? तो ये जो टीए के जवान है उनको जॉब क्यों नहीं मिली? तो सच्चाई कहने का अलग है और करने में फर्क है। और मैं कहता हूं और करनी में फर्क है, जवानों में फर्क है। आप इतने ज्यादा एजुकेटेड होता है उसको जॉब मिलने के जवान के जनरल सिवाज, ओके जनरल सिवाज मैं समझ गई। जफर इस्लाम साहब, इतना पैसा खर्च करेंगे, 4 साल तक ट्रेन करेंगे, तो इनको फिर अर्धसैनिक बल में क्यों आप नहीं पहुंचा देते? ये मत कहिए ना कि हम कोशिश करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता होंगे, लिख कर दे दीजिए। नहीं, देखिए, आपको इस बारे में किस तरह से होगा उसके बारे में गृह मंत्रालय ने ऑलरेडी पूरे चीज़ें को सार्वजनिक कर दिया है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि यह गलतफहमी है लोगों की कि कॉर्पोरेट सेक्टर में इनको जॉब नहीं मिलेगी। मैं खुद कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हुआ हूं, मुझे लगता है कि ऐसे स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कॉर्पोरेट सेक्टर में। और ये बिल्कुल समझना गलत है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में इनको नौकरियां नहीं मिलेगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोगों को आखिर कहाँ अब्जॉर्ब होता? सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब क्या सीएपीएफ में होते हैं? नहीं, एग्री नहीं। एक मिनट जरा सुन लीजिए। ऑफिसर और जवानों में बैंक चला, एक मिनट मैं एक सेकंड सर, मैं बैंक चला के आया हूं। आप कम से कम, जैसे आप आर्मी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूं इसलिए कि आप ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप कम से कम कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैं सीनियर पोजीशन पर रहा हूं, मुझे लाखों लोगों की आर्मी को मैं चला के आया हूं। तो ये कहना आपका गलत होगा कि मैं नहीं जानता हूं। मुझे मालूम है किस तरह के स्किल्ड लोगों की जरूरत है। आज इस देश में जब 2014 से पहले 1-2% स्किल फोर्सेस थी, आज हमारे स्किल मिनिस्ट्री बनने के बाद 8% स्किल फोर्सेस है। दुनिया के बाकी ममालिक में देखिए 96% स्किल लेवल है। तो यहाँ पर ये स्किल सुनिए, नहीं, स्किल लोगों की जरूरत है। तो उसको लोग यहाँ पर होंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जो सर्विस की है उन्होंने 4 साल की, उसका फायदा उठेगा। मेरा मतलब ये। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में मौजूद हैं और उन्होंने वहां संबोधन जब वो कर रहे थे तो आज जिस किस्म का विवाद चल रहा है अग्निपथ और अग्निवीरों को लेकर, उस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए सुधार खराब लग सकते हैं, लेकिन सुधार हमें नए लक्ष्य की तरफ और ले जाते हैं। लंबे वक्त में सुधार अच्छे साबित होते हैं। कुछ क्षणों के लिए जरूर वो आपको बुरे लग सकते हैं, अनकंफर्टेबल लग सकते हैं, लेकिन सुधार के रास्ते ही आप नए एम, नए लक्ष्य, नए टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है और क्यों कहा है कि ये फायदेमंद साबित होंगे, सुनिए आप खुद। और इस पर मैं क्विक रिएक्शन चाहती हूँ कर्नल किनी। मैं प्रधानमंत्री का बयान सुनाऊं उससे पहले, सुधार कुछ समय के लिए खराब लग सकते हैं। जरूर, क्योंकि
लोग जैसे बिहार में या यूपी में लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, उन्होंने पैसा दे के अपना ट्रेनिंग भी चलाया होगा। उसके बाद लोगों को अंदर एक जज्बा था आर्मी में ज्वाइन करना, उसके बाद 16 साल 18 साल सर्विस करके पेंशन लेके आना, उनका एक फैमिली प्लानिंग सब कुछ किया था। लेकिन दुर्घटना की बात है, एक लड़के ने सुसाइड भी कराया। लेकिन मुझे लगता है एक सर्विसमैन को आगे आके बयान सुनवा देते एक और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है। और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। तो सुना आप क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री जनरल सिवाज, आप मानते हैं? देखो, ये तो सच्चाई है कि कोई भी जो सुधार आता है शुरू में पता नहीं चलता, उसका बाद में बताता है। हम तो ये बताने की कोशिश करें, गवर्नमेंट की मंशा अच्छी है, गुड इंटेंशन चाहिए है। हम कुछ नियत अच्छी है, नीति में बदलाव की जरूरत बदलाएं और हम चाहते हैं उसमें मिड कोर्स करेक्शन करें और ये एक और भी अच्छी बन जाए। ओके सर, एक और बयान सुन लेते हैं। और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है। और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। माधव आनंद जी, आपका इस पर रिएक्शन चाहती हूं क्योंकि आप उनके साथी हैं। अभी इस चीज को लेकर आप थोड़ा सा अपसेट चल रहे हैं। जनरल दयाल, बस माधव आनंद जी। जनरल दयाल, देखिए, पिछले 3 साल देश के लिए बहुत कठिन रहे। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इनोवेटिवली और बहुत डायनेमिकली लीड किया है, मैं उनका पूरा प्रशंसक हूं। लेकिन ये सुरक्षा का मुद्दा है, ये बहुत शॉर्ट साइटेड है, इसको टेम्पर ना किया जाए। ये कोई सुधार नहीं है, ये भारतीय सेना को कमजोर करेगा, क्योंकि हम तजुर्बेकार दुनिया की स्टडी करके कह रहे हैं। रशिया में जो लोग रशिया की बात करते हैं उनको मालूम होना चाहिए, उनकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस में 100% ऑफिसर्स हैं, 5-5 साल ट्रेनिंग करके आते हैं, बिल्कुल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। और हमारे लोग जो हैं जवान, हम उनको अभ्यास के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए ट्रेनिंग नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? और यूथफुल है हमारी आर्मी, ट्रेनिंग में कैसे चलेगा? और पहले भी अग्निवीर आए थे, आज भी अग्निवीर कम ट्रेनिंग में कैसे काम चलेगा? कर्नल के नहीं, सर्विसेज चीफ ने क्लियर करके बता दिया है, रोल बैक का तो मतलब ही नहीं है। मतलब वो लागू करेंगे। अभी हमारा एक ही मुद्दा है कि एक भर्ती की जगह 4 लोगों का भर्ती हो रहा है, साथ-साथ महिला भी आ रही है, हम भूलना नहीं है। एक क्रांतिकारी और ट्रांसफॉर्मेटिव एक मुद्दा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं उसको समझना चाहिए और हमें साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का, मेरा यही विचार है। जनरल से बात। बिल्कुल रूबिका, मैं ये समझता हूं कि ये अभी अग्निपथ जो पॉलिसी आ गई है, अब हम कैसे इसको बेहतर बनाएं, जो कुछ कमियां, खामियां और अप्रीहेंशन है उसके ऊपर एक्शन लें और इसको अच्छा बनाएं। और मैं समझता हूं कि ये सच्चाई है, अगर फौज को आगे के लिए कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है तो उसमें यूथ और एक्सपीरियंस दोनों की जरूरत है। जनरल से बात लगातार ये कहा जा रहा था कि इतना कुछ हो रहा है। ओके, आप कह रहे पायलट प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लगातार ये कहा जा रहा था जनरल दयाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हैं, वो इस मसले पर क्यों नहीं कह रहे हैं कुछ? क्यों वो युवाओं को जो लगातार हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं? और आज जब वो बेंगलुरु में पहुंचे तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और क्या कहा, जरा सुनिए आप। और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है। और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा। एक बार फिर ये हुआ था श्रीनगर में, कैपिटल श्रीनगर में हुआ था, और बहुत हैवी स्नोफॉल भी हुआ था जम्मू कश्मीर में। तो विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्नो शू रन हुआ था। वैसे भी जो विंटर गेम्स हुए थे वो भी गुलमर्ग। परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन सुधार जरूरी है। सुधार कुछ समय के लिए आपको खराब लग सकते हैं,
लेकिन लंबे वक्त में सुधार अच्छे साबित होते हैं और ये सुधार ही है, ये बदलाव ही है। इसी रास्ते पर जाकर आपका जो बेहतर बनने का लक्ष्य है आप उसे अचीव कर सकते हैं। बगैर नाम लिए अग्निपथ का, बगैर जिक्र किए अग्निवीर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रख दी है। इससे पहले भी आप जानते हैं सरकार के लिए बहुत परेशानी का सबब वो 3 कानून थे कृषि को लेकर, हालांकि उसे वापस लेना पड़ गया था, लेकिन आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन कई ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो ये कहते हैं कि इसमें कुछ जो बदलाव है वो इसे बहुत मजबूत और सुनहरा बना सकते हैं। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।